हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल आनंद एजुकेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई विश कि आप सबकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आप सबके सामने इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आई थी। आई होप कि आप सबने वो सब रिवाइज किए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हमारा रहेगा इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास के कुछ इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड रहेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये आप सबको पता होने ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए, ताकि आने वाले डे टू डे आपकी जितनी भी हमारी वीडियोज़ आती हैं आप सबको वो अपडेट पहुँचती रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले रहेगा हमारा 7000 BC के आसपास। 7000 BC के आसपास क्या होता है कि बलूचिस्तान में प्राचीनतम कृषक बस्तियां, यानी कि स्टूडेंट्स जो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट किया गया है कि जो सबसे पुरानी कृषक बस्तियां यानी कि किस कृषक बस्तियों से समझ में आता है कि उस टाइम की जो बस्तियां थी वो लोग ज़्यादातर किसान थे। वो सबसे पहले बलूचिस्तान में फाइंड आउट हुई। तो कब मिली? 7000 BC के आसपास। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रहता है हमारा 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या होता है कि अन्नगारों का अस्तित्व एंड कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ। ये तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि 7000 BC में कृषक बस्तियां मिल रही है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जो किसान थे वो ज़्यादा किस चीज़ की खेती करते थे? अन्न की। ठीक है, गेहूं की खेती करते थे। इसी कारण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या चीज़? अन्नगारों का अस्तित्व, यानी कि जो अनाज का उत्पादन करते थे उनके बारे में लिटिल बिट पता चला। ठीक है, और इस टाइम पे कच्ची ईंटों का ज़्यादातर प्रयोग होता था। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रहता है हमारा 4000 BC के अराउंड क्या होता है कि पाकिस्तान में प्राक हड़प्पाई बस्तियां, यानी कि 4000 BC के आसपास जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, उनकी छोटी छोटी बस्तियां बसनी शुरू हो गई। ठीक है, यानी कि इस सिविलाइजेशन के लोग कुछ कुछ संख्या में वहाँ पर आके बसना स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट क्या रहता है हमारा 3000 टू 2000 BC के बीच में क्या टाइमिंग रहती है? इसके बीच में क्या होता है कि भारी वर्षा की काल अवधि होती है और सिंधु तथा सरस्वती में अच्छा जल प्रवाह होता है। यानी कि एक टाइम पीरियड है कि 3000 से लेकर 2000 BC के बीच बीच में क्या होता है कि उस टाइम पे सिंधु और सरस्वती के आसपास के इलाकों में बहुत भारी वर्षा होती है, जिसकी वजह से यहाँ का जल प्रवाह बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, डेफिनेटली अगर जल प्रवाह अच्छा होएगा तो वहाँ के किसानों को खेती करने में भी आसानी होएगी, खेती भी अच्छी होएगी, बाकी भी सारा उनका जो रहन सहन का सिस्टम रहेगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रहता है 2500 BC से लेकर 1900 BC के बीच बीच में क्या चीज़ रहती है? इसके बीच में स्टूडेंट्स हड़प्पा जो संस्कृति है वो धीरे धीरे डेवलप होनी स्टार्ट होती है। ठीक है, यानी कि ये हड़प्पा संस्कृति का ज़्यादातर टाइम पीरियड यही रहता है। उसके बाद क्या आता है कि 1900 BC से लेकर 1500 BC के बीच में क्या चीज़ होती है कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हड़प्पा संस्कृति ज़्यादातर उजागर होती है। ठीक है, 1900 से लेकर 1500 के बीच बीच के टाइम पीरियड में इन स्टेट्स में क्या होता है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हड़प्पा संस्कृति डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट रहता है हमारा 1900 BC टू 1200 BC के बीच बीच में क्या चीज़ होती है? नगरोत्तर हड़प्पा संस्कृति। पहले क्या थी? इनकी छोटी छोटी बस्तियां स्टार्ट हुई, अब ये क्या? नगरोत्तर हड़प्पा संस्कृति मीन्स की उजागर होनी स्टार्ट हो गई। नगरोत्तर से मीन्स की कैसे कह सकते हैं कि लोगों ने, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने इस टाइम पे आके अपने नगर बसाने भी स्टार्ट कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रहता है 1800 BC के बीच बीच में क्या चीज़ थी? लोथल में चावल का प्रयोग किया गया, यानी कि लोथल में जो चावल का प्रयोग 1800 BC से पहले नहीं होता था। ये कब स्टार्ट हुआ? 1800 BC से। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 1700 BC।
1700 BC में क्या चीज़ होती है, यमुना और सतलुज नदियाँ सरस्वती नदी को छोड़ देती हैं। यानी कि इससे पहले ये क्या थी, यमुना, सतलुज और सरस्वती तीनों नदियाँ साथ में इकट्ठी बहती थी। अब क्या हो जाता है कि यमुना और सतलुज जो नदियाँ थी ये सरस्वती नदी को छोड़ देती, यानी कि ये सरस्वती नदी इनसे सेपरेट हो जाती है। ठीक है, कब की बात है ये, 1700 BC। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, 1500 BC टू 1200 BC के बीच बीच में क्या होता है कि भारतीय उपमहादेश में वैदिक लोगों के उत्तरोत्तर दलों का प्रवेश होता है। यानी कि पहले आपको पता है हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग यहाँ थे। ठीक है, अब क्या हो जाता है 1500 BC से या 1200 BC के बीच बीच में क्या चीज़ होती है कि वैदिक लोगों का भारत में प्रवेश होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, अब वैदिक लोगों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। ये मैं यहाँ पे इतना डिफाइन नहीं करी, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको फुली डिफाइन करूँगी। नेक्स्ट क्या रहता है हमारा 300 BC में अब क्या चीज़ होती है कि उत्तरी भारत में पक्की ईंटों का प्रयोग होता है और ब्राह्मी लिपि में लिखावट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट क्या थी, पिक्टोग्राफिक। ठीक है, अब बात हो रही है 300 BC में। डेफिनेटली जब वैदिक लोग आए, आर्य लोग आए, तब कौन सी लिपि आई, यानी कि स्क्रिप्ट कौन सी आई, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या रहता है स्टूडेंट्स, जो हमारा मेन टॉपिक था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे रिलेटेड कुछ टाइम पीरियड्स है इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कुछ ऐसी डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगी हमारी 1853 में क्या था, 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा संस्कृति की मोहर प्राप्त हुई। यानी कि 1853 में, ये तो आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को सबसे पहले फाइंड आउट किसने किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, अब 1853 में उन्होंने फाइंड आउट किया। उनको फाइंड आउट कैसे पता चला, किसी ने तो आकर बताया नहीं, तो उनको कैसे पता चला होगा, उनको पता ऐसे चला कि सबसे पहले उनको हड़प्पा संस्कृति की मोहर मिली वहाँ पे। ठीक है, अब जब उनको वहाँ पे मोहर मिली, तब इसके बाद में इतना ज़्यादा एक खोजे तो थोड़ी लिटिल बिट करते रहे सारे, बट इतना ज़्यादा डीपली किसी ने नहीं खोजा। ठीक है, जनवरी में जो इसके फाइंड आउट हुआ है इसके बारे में, तो सबसे जनवरी जो बात करें तो 1921 में था। ठीक है, इसके बाद फिर धीरे धीरे आप देख सकते हो कि इसके बाद कंटिन्यू इसके बारे में लिटिल बिट हर कोई जानकारी मिलती रही। ठीक है, 1921 में क्या था, दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की। ठीक है, अब 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा में खुदाई शुरू की, तब ये पता चला कि यहाँ पे एक हड़प्पा के नाम से ही इस सिविलाइजेशन का नेम पड़ गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, कि उन्होंने वहाँ पर ये फाइंड आउट हुआ कि यहाँ पर एक किसी टाइम पे लिटिल बिट क्या थी, कोई एक शहरी सभ्यता या नगरी सभ्यता थी जहाँ के लोगों का रहन सहन सारा, जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर्स में रीड आउट किया कि वो किस किस तरीके से रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किसकी पूजा करते थे, किसकी नहीं करते थे, सब कुछ। ठीक है, नेक्स्ट रहता है हमारा 1922 में क्या था। अब 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में सिंधु संस्कृति की खोज की। अब यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, ये दोनों इसके इंपॉर्टेंट शहर है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, 1922 में किसने की, राखलदास बनर्जी ने। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रहता है हमारा अब 1926 टू 1931 के बीच में क्या चीज़ हो जाती है, मोहनजोदड़ो में J.H. मैके द्वारा अतिरिक्त खुदाई। अब 1926 से 1931 के बीच में मोहनजोदड़ो में J.H. मैके ने और फाइंड आउट करना शुरू किया, यानी कि और खोजें करने स्टार्ट की। जैसे राखलदास बनर्जी ने तो मोहनजोदड़ो की खोज कर दी, राइट। अब क्या था, J.H. मैके ने और ज़्यादा देखना चाहा कि आखिर इसमें और हमें क्या मिल सकता है। नेक्स्ट रह जाता 1931 में। 1931 में क्या था कि मोहनजोदड़ो में इस स्थिति तक खुदाई जारी रही। अब देखो स्टूडेंट्स, जनरली अगर मोहनजोदड़ो खुदाई की बात करें तो 1922 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब 26 टू 31 के बीच में J.H. मैके वहाँ आ गए, उन्होंने मोहनजोदड़ो की खुदाई स्टार्ट कर दी और कुछ खोजना चाहा कि और हमें क्या मिल सकता है। जनरली जो इसकी खुदाई लास्ट तक कब तक कंटिन्यू रही, 1931 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रहता है हमारा 1946 में।
1946 में क्या था कि मॉर्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा की फिर से खुदाई की। ठीक है, पहले दयाराम साहनी जी ने की थी, अब 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा की फिर से खुदाई की। ठीक है, उन्होंने भी वहाँ पे और कुछ खोजना चाहा कि और देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है। नेक्स्ट रहता है 1947 के बाद। 1947 के बाद के टाइम पीरियड में क्या था कि सूरजभान, M.K. धावलिकर, J.P. जोशी, B.B. लाल, S.R. राव, B.K. थापर, R.S. बिष्ट और अन्य ने हड़प्पा संस्कृति तथा उनसे संबद्ध स्थलों की खुदाई की। यानी कि क्या था, 1947 के बाद इन सब ने अलग अलग एरियाज में जाकर हड़प्पा सिविलाइजेशन के अलग अलग एरियाज की खुदाई शुरू की, ताकि पता चल सके कि इस सिविलाइजेशन के और लोग जो थे वो और क्या क्या जानते थे। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने नॉलेज करने की कोशिश की। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। ठीक है, इससे आपको ये बेनिफिट होएगा कि डे टू डे आपके पास वीडियो जो है ऐसे नॉलेज भरी वीडियो आपके सामने मैं लेकर आती रहूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवाऊँगी वैदिक पीरियड के बारे में, जो सारा हम फुली डिफाइन करेंगे। आई थिंक सो 1 और 2 लेक्चर में ही वो पूरा जो चैप्टर है वो मैं आपको फुली डिफाइन करवाऊँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए स्टूडेंट्स, ओके, बाय बाय, थैंक यू।